Hello everyone, welcome to Positive Approach Academy. My name is Priyanka. केमिस्ट्री की क्लास है आपकी PYQ 2024 जून का डिस्कस करेंगे। एक ही पेपर रहेगा आज की क्लास का क्योंकि थोड़ा लेंथी पेपर है तो टाइम लग जाएगा इसमें। तो शुरू करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। थोड़ा डिफिकल्ट आप मान के चल सकते हैं इस पेपर को क्योंकि काफी नए क्वेश्चन होंगे। वैसे तो इजी भी हैं, तीन चार ही क्वेश्चन होते हैं जो नए से क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, बाकी जो हमने पढ़ा है वहीं से आया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो 121st इन द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोडक्ट फॉर्म्ड ए आइडेंटिफाइड द प्रोडक्ट ए। तो ये रिएक्शन दिया गया है आपको, देखिए। तो चलिए करते हैं इसको कंप्लीट। आपके पास है CH3 CH2OH, एल्कोहल है, दिख रहा है हमें कौन सा, इथाइल अल्कोहल, इन द प्रेजेंस ऑफ एल्केलाइन KMnO4, और साथ में हीट प्रोवाइड की इस रिएक्शन को, और हमें मिल रहा है प्रोडक्ट ए। तो यही फाइंड आउट करना है हमें कि ये प्रोडक्ट ए है क्या। तो ए की बात करें, सबसे पहले आप इधर आ जाइए, इथाइल अल्कोहल को देख लो। ये जो इथाइल अल्कोहल है एल्केलाइन KMnO4 की प्रेजेंस में इसकी हो रही है ऑक्सीडेशन। क्या हो रही है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन। और अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होती है तो कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस होता है, तो यहाँ पे बन जाएगा CH3COOH। ये प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। तो याद रखना है आपने, जब भी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एल्केलाइन KMnO4 होगी, प्रोडक्ट हमें मिलेगा एसिटिक एसिड यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। इसी के साथ आई थिंक आपको एक और चीज याद आ रही होगी, जो ये एल्केलाइन KMnO4 है, इसका नाम भी होता है, रिएजेंट है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये हमें पता है, तभी तो ऑक्सीडेशन हो रही है। एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है आपका एल्केलाइन KMnO4, इसका नाम था, रिएजेंट है ये। बताइए कौन सा रिएजेंट है, आपको फॉर्मूला लिखवाया है मैंने क्लास में। ये जो है एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नाम बताइए कौन सा रिएजेंट है ये। फॉर्मूला पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, KMnO4, मतलब ये पूछा गया था, रिएजेंट का नाम गिवन था, फॉर्मूला पूछा गया था। नहीं याद है आपको, बेयर रिएजेंट। याद रखना है आपने, ठीक है। एल्केलाइन KMnO4 को बेयर रिएजेंट भी बोला जाता है और ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नेक्स्ट में चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है आपने, एग्जाम में भी नॉट करेक्ट पूछा गया है। अबाउट ट्रेंड्स व्हेन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस पीरियड्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब हमने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन चैप्टर ऑलरेडी पढ़ा हुआ है काफी अच्छे से, तो देखो एक ही क्वेश्चन में सारे ट्रेंड पूछ लिए हैं। तो देखो कौन सा इनकरेक्ट है, आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेस अलोंग द पीरियड बोला है, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, मतलब पीरियड्स की बात हो रही है। तो पहला है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करती है पीरियड्स में। दूसरा है ऑक्साइड्स ऑफ एलिमेंट्स बिकम मोर एसिडिक। तीसरा है नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, एटम लूज देयर इलेक्ट्रॉन मोर इजीली। बताइए कौन सी ऑप्शन इनकरेक्ट है, गलत कौन सी है। बिल्कुल सही, एटम लूजेस देयर एन इलेक्ट्रॉन मोर इजीली। देखो यहीं से पता चल जा रहा है हमें, कहाँ से, अगर आप पहला ऑप्शन देखेंगे ये इनकरेक्ट है, ठीक है। आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करती है एलिमेंट की, बिल्कुल सही, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, दैट्स व्हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करती जा रही है। और आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज कर रही है मतलब इलेक्ट्रॉन इजिली रिमूव नहीं होंगे, बिल्कुल इसके कॉन्ट्रा अपोजिट स्टेटमेंट यहाँ बोली गई है। तो यही ऑप्शन होगी सबसे गलत, इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है ना, एटम लूज देयर इलेक्ट्रॉन मोर इजीली, ऐसा नहीं होता है। फिर है ऑक्साइड ऑफ एलिमेंट बिकम मोर एसिडिक, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है पीरियड्स में। नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, यस करते हैं, है ना। ग्रुप में अगर आप देखें 17th ग्रुप तक 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं वैलेंस, सॉरी 18th ग्रुप नोबल गैसेस। तो कहीं ना कहीं पीरियड्स के टुवर्ड जब हम चलेंगे तो आपके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कॉपर एटम? कौन सी होगी? एटॉमिक नंबर भी गिवन है, तो बताइए कौन सी होगी करेक्ट? बिल्कुल सही आंसर है आपका। तो देखो, ये एक्सेप्शनल केस है, कॉपर और इसके साथ एक और है क्रोमियम। कॉपर का एटॉमिक नंबर है 29, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर है 24। दोनों हैं एक्सेप्शनल केस, आपने रखने हैं याद एज इट इज। कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन 3d10 4s1। लेकिन अगर हम इसको नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो यहाँ पे होना था 3d9 4s2, इस तरीके से होती है नॉर्मल। बट कॉपर ये वाली नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो नहीं करता है, ये शो करता है 3d10 4s1। ठीक है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है इसकी इस वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, इसलिए ये वाली शो करता है। एक्सेप्शनल केस है ये। जो हम सोच रहे हैं होनी चाहिए वो तो होनी चाहिए थी ये, लेकिन ये शो कर रहा है ये, इसलिए यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन आया। सिमिलरली क्रोमियम का भी यही केस है, आर्गन 3d5 4s1। लेकिन एक्चुअल में इसकी जो होनी चाहिए, हमें लग रहा है कि ऐसी होनी चाहिए थी, वो होगी 3d4 4s2 ये, बट ये भी ये वाली नहीं शो कर रहा है। ठीक है, दोनों एक्सेप्शनल केस हैं, तो दोनों की आपने क्या करनी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद कर लेनी है। क्लियर? तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच विल टुगेदर वे 1 ग्राम। 3.0 into 10 की पावर 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1.6022 into 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन, 9.1 into 10 की पावर 28 इलेक्ट्रॉन, या फिर 1.098 into 10 की पावर 27 इलेक्ट्रॉन। करेक्ट आंसर आप डायरेक्ट याद रखेंगे, वो है ऑप्शन डी, 1.098 इंटू 10 की पावर 27 इलेक्ट्रॉन। डायरेक्ट वैल्यू याद रखोगे तो आपका ही फायदा है। कैलकुलेशन भी मैं बता दूंगी कैसे की जाती है। तो इस क्वेश्चन पे चलेंगे, कैसे ये आंसर निकला है वो देख लेते हैं। तो देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच विल टुगेदर वे 1 ग्राम, ये पूछा गया है, और हमें पता है 1 ग्राम कितने के बराबर, कितने केजीज के बराबर हो जाएगा, 1 इंटू 10 की पावर -3 केजी। केजी में कन्वर्ट कर दिया हमने 1 ग्राम को, पहला काम। फिर हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा गया है ना, एन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पूरा ही लिख देते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज इक्वल टू, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेंगे, आपका जो मास होता है इलेक्ट्रॉन का m1 मान लो, और ये जो मास यहाँ पे गिवन है 1 ग्राम, m2 मान लो इसको। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, कितना होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, बताएंगे आप? डायरेक्ट ये भी पूछा जा सकता है। देखो, 1 ग्राम को मान लिया हमने m1, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन m2, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। आपको ये कैलकुलेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं फिर बोल रही हूँ, आप डायरेक्ट याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट वैल्यू याद रखो, है ना, रिपीट हो जाते हैं। चलिए, नहीं याद है तो 9.11, अगर हम बात करें, पहले मास गिवन लिख लेते हैं, 1 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाय 9.11 इंटू 10 की पावर -31 केजी, यूनिट्स इसीलिए हमने सेम बनाए। तो बस इसी को सॉल्व करना है अब, इसी को सॉल्व करेंगे हम। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा ये 1.098 इंटू 10 की पावर 27 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस तरीके से ये आंसर आया है। आपको ये सॉल्व करने की नीड नहीं है, ये तो आप चार्ज बता रहे हो 1.6 इंटू 10 की पावर 19, एक चार्ज है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 की पावर -31 केजी होता है। क्लियर? क्या किया हमने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने थे, फॉर्मूला लगा लिया, दोनों के मास, एक आपका गिवन मास डिवाइडेड बाय आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कर दिया, है ना, और आंसर हमारा निकल गया। सिमिलरली यहाँ से दो और क्वेश्चन बन सकते हैं आपसे। मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन
भी पूछा जा सकता है। एंड दूसरा जो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है वो बन जाता है चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ देखो यहाँ पूछा था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो सिमिलरली दो और क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे बन जाते हैं, तो इनको भी देख लेते हैं। अब मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें, तो मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन अभी हमने देखा 9.1 इंटू 10 की पावर -31 केजी होता है। तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, अवोगाद्रो नंबर मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अवोगाद्रो नंबर सबको पता है ना कितना होता है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 की पावर -31। तो इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो आएगा आपका, वही आपने यहाँ पे भी याद रखना है, वो है 5.48 इंटू 10 की पावर -7 केजी। वैल्यूज तीनों याद रखना, ये वाली भी और ये मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एग्जाम में आपको पता है इतनी लंबी कैलकुलेशन करने आप नहीं बैठेंगे, है ना, मुश्किल हो जाता है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस आपने डायरेक्ट वैल्यू याद रखनी है, कोई वहां पे आपको सॉल्व करने की नीड नहीं पड़ेगी। अब चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका अवोगाद्रो नंबर मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अवोगाद्रो नंबर अगेन आपको पता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आपको पता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, 19 है ये। और इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा आपका 9.65 इंटू 10 की पावर 4 कूलम, या यहाँ पे सिंपल इसी को 96500 कूलम भी लिख सकते हैं। तो ये तीनों वैल्यूज याद करनी है, ठीक है, समझ आया। तीन क्वेश्चन बन गए यहाँ पे। एक तो हमने देखा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच विल टुगेदर वे 1 ग्राम कितने होंगे, डायरेक्ट वैल्यू याद रखो 1.098 इंटू 10 की पावर 27 इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने देखा कितना होता है। तीसरा क्वेश्चन चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं गिवन मास लिख देती हूँ, m1 यहाँ पे गिवन मास है, ये जो 1 ग्राम था, और m2 यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये भी आपने ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन विल शो टिंडल इफेक्ट, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, मिक्सचर ऑफ वाटर एंड कॉमन सॉल्ट, नन ऑफ अबव। तो याद करो टिंडल इफेक्ट शो करते हैं आपके कोलाइडल सॉल्यूशन एंड आपके सस्पेंशन सॉल्यूशन। जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं वो आपका टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते हैं। इनमें से आपको फाइंड आउट करना है कौन ट्रू सॉल्यूशन है, कौन कोलाइडल सॉल्यूशन है, कौन आपका सस्पेंशन है। ये आपका सस्पेंशन, बताइए आंसर। देखो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ये एक ट्रू सॉल्यूशन है, सारे एग्जाम्पल करवाए हैं आपको क्लास में, ये एक ट्रू सॉल्यूशन है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन आपका ट्रू सॉल्यूशन है। मिल्क मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर ये आपका कैसा सॉल्यूशन है, बताइए। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक आंसर है, यही है ना अलग, बाकी तो सारे आपके ट्रू सॉल्यूशन है। हाँ जी, कोलाइडल सॉल्यूशन ये भी ट्रू सॉल्यूशन है, तो यही बचा आपके पास कोलाइडल सॉल्यूशन, बिल्कुल सही, तो यही देगा ना आपको टिंडल इफेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डू नॉट सब्लिमेट, सब्लिमेशन प्रॉपर्टी कौन शो नहीं करेगा। क्या होता था सब्लिमेशन, डायरेक्ट क्या होगा, सॉलिड से गैसियस फॉर्म या तो गैसियस से सॉलिड फॉर्म में चला जाएगा। अब इनमें से आपने बताना है डू नॉट सब्लिमेट, एंथ्रासीन, अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर और सोडियम क्लोराइड। अरे ए ऑप्शन फिर से कर रहे हो आप, जहां तक मुझे याद है लास्ट टाइम जब हमने, आप तो रिवीजन बैच के एस्पायरेंट हो ना जो ए ऑप्शन कर रहे हो, लास्ट टाइम भी आपका आंसर गलत था जब हमने पहले डिस्कस किया है ये पेपर।
फिर भूल रहे हो आप, चीजें भूल रहे हो, अभी तो याद होना चाहिए ना। सोडियम क्लोराइड है नीचे, देखा है कभी सब्लिमेट होते हुए? नमक को देखा है सब्लिमेट होते, ओपन रखा आपने और वो गायब, जस्ट लाइक कैम्फर, नैप्थलीन बॉल्स। हुआ है कभी ऐसा? नहीं, तो यही नहीं करेगा शो। ऑप्शन डी जिन्होंने आंसर किया है बिल्कुल सही आंसर है, सोडियम क्लोराइड। आराम से ऑप्शंस पढ़नी है एग्जाम में, ठीक है? आराम से ऑप्शंस पढ़नी है और ध्यान से, क्योंकि यहाँ तो साफ पता चल रहा है नमक, सोडियम क्लोराइड। यही नहीं करेगा सब्लिमेट, बाकी तो करेंगे। और मैंने तो आपको सारे ये एग्जाम्पल लिखवाए हैं, जब हमने चैप्टर पढ़ा था वहां पे सब्लिमेशन में लिखवाए हैं आपको सारे एग्जाम्पल, पढ़ो उनको वापस से। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम नाइट्राइड? Mg3n2, Mg2n3, Mg2n, Mgn2। करिए आंसर। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम नाइट्राइड Mg3n2, याद रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हीलियम गैस इज फिल्ड इन अ सिलेंडर ऑफ 2 लीटर कैपेसिटी, मतलब कोई सिलेंडर है, मान लो ये है 2 लीटर का। इट कंटेन, इतने एटम बोला है, 12.044 इंटू 10 की पावर 23 एटम आए हैं इसमें। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल ऑफ द हीलियम गैस प्रेजेंट इन सिलेंडर। आपको फाइंड आउट करना है एन, ये पूछा गया है। देखो एन के फॉर्मूले मैंने आपको 2 लिखवाए थे, अगर आपको याद होंगे। नंबर ऑफ मोल 2 तरीकों से निकाला जाता है, डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या क्या चीजें गिवन है, ठीक है? एक तो था कि गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलिक्यूलर मास, वो वाला फॉर्मूला यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। अब यहाँ पे नंबर ऑफ एटम दिए हैं, तो यहाँ जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा n इक्वल्स टू कैपिटल N डिवाइडेड बाय अवोगाद्रो नंबर। याद आया फॉर्मूला? फॉर्मूला याद आया आपको कि लिखवाया है मैंने आपको या नहीं? हाँ जी, तो वो फॉर्मूले अच्छे से देखने हैं आपने, ठीक है? यहाँ पे जो n है ये है नंबर ऑफ एटम, या फिर अगर मॉलिक्यूल गिवन होंगे तो मॉलिक्यूल होंगे। अब यहाँ पे नंबर ऑफ एटम हमें गिवन है तो वैल्यू हम पुट करेंगे, यहाँ कर देते हैं सॉल्व, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका लेंथी है काफी। थोड़ा शॉर्ट में करते हैं इसको ऊपर जैसे सॉल्व। चलिए आप निकालिए तब तक आंसर, यहाँ जैसे कर रही हूँ मैं इसको सॉल्व, ठीक है? n इक्वल्स टू कैपिटल N डिवाइडेड बाय अवोगाद्रो नंबर। कैपिटल N मतलब नंबर ऑफ एटम डिवाइडेड बाय Na, which is equal to 12.044 into 10 की पावर 23 डिवाइडेड बाय 6.022 into 10 की पावर 23। तो ये तो डायरेक्ट कट गया। अब 6.022 और ये है, पॉइंट छोड़ दो फिलहाल, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो 2 पॉइंट समथिंग आना है आंसर। तो हमें यहाँ पे पता चल गया है 2 पॉइंट आना है, तो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर, है ना? लगभग अप्रोक्सीमेटली 2 आंसर आना है इसका, समथिंग, है ना? तो यहाँ पे 2.0 मोल दिया है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयन प्रेजेंट इन 0.051 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। 129th क्वेश्चन। नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस पूछे गए हैं अब, प्रेजेंट इन 0.051 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। देखो यहाँ पे मॉलिक्यूल नहीं पूछे गए हैं, एटम नहीं पूछे गए हैं, यहाँ पे आयन पूछे गए हैं। प्रोसीजर सेम रहेगा जो हम करते हैं ना, नंबर ऑफ मोल वाला, एटम कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूल कैसे निकालते हैं, वही रहेगा। लास्ट में बस आयन का रोल आ जाएगा वहां पे। तो चलो शुरू से करेंगे। सबसे पहले हमें निकालने हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ Al2O3। निकालो, n निकालना है आपने Al2O3 का। कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? क्या होता है? गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास कितना है? 0.051 है गिवन। मॉलिक्यूलर मास ऑफ Al2O3 निकाल के बताओ मुझे।
आप ही निकालेंगे Al2O3 का मॉलिक्यूलर मास। इसके लिए आपको इनका क्या पता होना चाहिए, एटॉमिक मास पता होना चाहिए, उन्हीं का सम होता है ना मॉलिक्यूलर मास। बताओ जल्दी से, सॉल्व करके बताओ कितना आएगा। एल्यूमिनियम का होता है 27, ऑक्सीजन का 16। बस कर दो वैल्यू पुट और बताओ मुझे मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा। नंबर ऑफ मोल निकाल रहे हैं हम। 102 बिल्कुल सही जवाब है आपका। देखो यहाँ पे मैं अगर लिखूं 2 × 27 प्लस 3 × 16, बस इसको कर दो आप सॉल्व और 102 आपके पास आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद आप करेंगे इसको सॉल्व, क्योंकि पेपर में वहां आपको डायरेक्ट आंसर कोई नहीं बताएगा, बट यहाँ मैं बता रही हूँ क्योंकि सॉल्व आप कर सकते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा 5 × 10⁴ मोल। ये निकाल दिया हमने n। क्या निकल गया? n निकल गया। हमें पता है 1 मोल इज इक्वल टू अवोगाद्रो नंबर, है ना। 1 मोल किसके बराबर होता है? अवोगाद्रो नंबर के बराबर, सबके लिए। तो देयरफॉर 5 × 10⁴ ग्राम ऑफ Al2O3 कंटेन हाउ मैनी नंबर ऑफ मोल। कितने नंबर ऑफ मोल कंटेन करेगा? तो हम कर देंगे 5 × 10⁴, -4 है या 4 है, यहाँ पे 4 ही आएगा, चलो 5 × 10⁴ मल्टीप्लाइड बाय अवोगाद्रो नंबर। तो ये सॉल्व करके आंसर आ जाएगा 3.011 इंटू 10⁻20 मॉलिक्यूल्स। ये निकाल दिए हमने मॉलिक्यूल्स। क्लियर? क्योंकि गैस है तो मॉलिक्यूल निकलेंगे, एटम नहीं निकलेंगे, ये भी ध्यान रखना है आपने। तो यहाँ पे हमने मॉलिक्यूल निकाल दिए। अब आ जाओ डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगर मॉलिक्यूल तक क्वेश्चन पूछा होता तो हो गया आपका कंप्लीट, बट नहीं, हमें पूछे गए हैं आयंस। अब देखो Al2O3 ये होता है ना अल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला। इसमें कितने अल्यूमिनियम आयन प्रेजेंट है? Al2, 2 Al पॉजिटिव प्रेजेंट है इसमें, ठीक है, 2 Al पॉजिटिव है। देयरफॉर 3 पॉजिटिव आएगा यहाँ पे। Al3 पॉजिटिव प्रेजेंट इन 0.051 ग्राम ऑफ Al2O3 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दो 2 के साथ, मल्टीप्लाइड बाय 3.011 इंटू 10⁻20 मॉलिक्यूल्स। कितना आ जाएगा? 6.2 3 6, 6 पॉइंट मल्टीप्लाइड बाय 10⁻20 समथिंग आंसर आ जाएगा मॉलिक्यूल्स। आयंस आएंगे अब। तो यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे कंप्लीट ही करना पड़ेगा हमें, क्योंकि यहाँ पे तो 3 ऑप्शन में 6 6 है ना। तो 2 3 6, चलो इस साइड से करते हैं। 2 1 2, 2 1 2, 2 0 0, 6.022 इंटू 10⁻20। यहाँ पे 20 बोला है, अच्छा 20 है, यहाँ पे 23 लिख दिया मैंने, यहाँ पे 20। तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन समझ आया सभी को? ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। बताइए अब क्वेश्चन समझ आया या नहीं आया? सेम वही प्रोसेस है, बस आयन लास्ट में हमने कैलकुलेट किए। देखो इससे ऊपर देखो आप, इससे ऊपर ये जो हमने इतना किया, ये तो नंबर ऑफ मोल निकाले, फिर हमने मॉलिक्यूल निकाले। इस टाइप के क्वेश्चन तो किए हैं ना आपने, पता है कैसे निकालते हैं, एन कैसे फाइंड आउट करते हैं, मॉलिक्यूल कैसे निकालने हैं आपने। बस हमने आगे आयंस ऐड कर दिए फिर, क्योंकि आयन पूछे थे तो उतने जितने आयन प्रेजेंट है उतने से मल्टीप्लाई कर दिया हमने मॉलिक्यूल्स को। क्वेश्चन क्लियर? यस और नो? बताइए जल्दी, क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको? ओके, बहुत टिपिकल लगेगा एग्जाम में तो स्किप कर सकते हो आप, देखो ठीक है। वहां पे टेंशन नहीं लेनी है कि एक क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो पूरा पेपर खराब कर दिया, नहीं, एक नहीं हो रहा है छोड़ दो उसको। नेक्स्ट पे चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज स्टोर्ड इन वाटर। अब देखो, अब इजी क्वेश्चन है, बताइए वाटर में किसको स्टोर किया जाता है?
सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस। बिल्कुल सही, फास्फोरस। और सोडियम को किसमें स्टोर किया जाता है? सोडियम को किसमें स्टोर किया जाता है? केरोसिन में। बिल्कुल सही जवाब आपका। याद याद रखना है, केरोसिन ऑयल। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। व्हेन CO2 इज पास थ्रू लाइम वाटर सॉल्यूशन X, देन सॉल्यूशन टर्न्स मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड Y। X और Y पूछे गए हैं। तो चलिए रिएक्शन लिखते हैं। वैसे तो आपको पता ही होगा, बट रिएक्शन लिख लेते हैं। तो कोई कंपाउंड है X, ठीक है, उसमें CO2 ऐड करवाई और हमें मिल गया Y कंपाउंड, साथ में हो गया वाटर रिलीज। बस ये X और Y पूछे हैं। X का नाम भी बता दिया, लाइम वाटर। तो लाइम वाटर का फॉर्मूला होता है CaOH ट्वाइस। लाइम वाटर जब आपके कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करती है तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है? याद है क्लास में बताया था कि व्हाइट वॉशिंग वॉल की क्या होता था? चूना लगाते थे हम दीवारों पे, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलके क्या होता था? किसकी फॉर्मेशन होती है? कैल्शियम कार्बोनेट। बिल्कुल सही। तो मिल गया आंसर। कौन सा ऑप्शन होगा करेक्ट? ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही। हाँ जी। तो देखो, पेपर टिपिकल लग रहा है सिर्फ एक दो क्वेश्चंस की वजह से, बाकी तो पढ़ा हुआ ही आया है ना? बाकी तो कोई इतना टिपिकल नहीं है। तो एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको थोड़े से अलग लगेंगे, बाकी तो आपने जो पढ़ा है वहीं से आया है पेपर। आ जाओ, मैच करते हैं अब। चाइना रोज इंडिकेटर, टर्मेरिक सॉल्यूशन इंडिकेटर, फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर, लिटमस सॉल्यूशन इंडिकेटर। मैच करके बताओ। ऑप्शन नीचे ABCD बताना है। करिए मैच। मैच करो जल्दी से। कौन सी ऑप्शन होगी ABCD में से? चलिए, एक आंसर आ गया, सबका वेट करेंगे। सभी मैच कर रहे होंगे तो सभी आंसर कर दो, फिर मैं फाइनल आंसर बताती हूँ जो करेक्ट है। देखो, एक ही क्वेश्चन है और उस में सारा जो आपका एसिड बेस इंडिकेटर हमने पढ़े हैं, सिंथेटिक भी और नेचुरल भी, सारा वहां पे आ गया है। मैच करने को ही दे दिया। ऐसा ही पीछे पीरियोडिक टेबल वाला क्वेश्चन था, एक ही क्वेश्चन में तीन चार टॉपिक उन्होंने डाल दिए उसी टॉपिक के, पीरियोडिक टेबल के चैप्टर के, है ना? पूरा चैप्टर, पूरे पूरे चैप्टर पढ़ने हैं आपने अच्छे से, जो मैंने आपको करवाए हैं। बाकी क्यों नहीं कर रहे आंसर भाई? जल्दी से आंसर कर दो। एक सेकंड मैं चेक करती हूँ। जूम कर लो स्क्रीन को आप। ठीक है, जूम करो। यहाँ पे तो ठीक है, मुझे तो ठीक दिख रहा है ना। थोड़ा सा हो सकती है बीच में प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप जूम करो स्क्रीन को। जूम करके आंसर बताओ। जहां पे थोड़ा दिखने में दिक्कत हो जाए, जूम कर लिया करो स्क्रीन को। चलिए, कोई बात नहीं। तो पहला था चाइना रोज इंडिकेटर, ठीक है। चाइना रोज इंडिकेटर टर्न बेसिक सॉल्यूशन इनटू ग्रीन, तो इसका हो जाएगा क्यू। टर्मेरिक सॉल्यूशन इंडिकेटर, हाँ जी, ऑप्शन ए अब आंसर आया। हाँ, यही है ना। आप जूम कर लो थोड़ा, स्क्रीन को जूम करोगे उसी क्वेश्चन पे जूम करो जहां पे आपको देखना है, थोड़ा इजी हो जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। ए का क्यू, बी का हो जाएगा आर, टर्न बेसिक सॉल्यूशन इनटू रेड। फिनोल्फ्थलीन टर्न बेसिक सॉल्यूशन इनटू पिंक, एस के साथ।
और लिटमस सॉल्यूशन इंडिकेटर आ जाएगा टर्न एसिडिक सॉल्यूशन इनटू रेड। तो सारे जो आपको इंडिकेटर करवाए हैं उनको आपने याद रखना है। तो यहाँ थोड़ा सा रिवाइज कर ले, इंडिकेटर्स को रिवाइज कर लेते हैं। चाइना रोज की सबसे पहले बात करेंगे। एसिड के साथ, बेस के साथ। एसिड के साथ क्या कलर देता है चाइना रोज? मेजेंटा, या फिर हम कहेंगे डार्क पिंक। बेस के साथ क्या कलर देता है? अभी पढ़ा हमने, ग्रीन कलर देता है। ये तो बात रही चाइना रोज की। अब बात करेंगे टर्मरिक की। टर्मरिक क्या क्या कलर देगा एसिड और बेस के साथ? एसिड के साथ तो देखो कोई रिएक्शन नहीं होगा, येलो ही कलर रहेगा, या हम कहेंगे नो कलर चेंज। और बेस के साथ टर्न हो जाएगा रेड कलर में। लिटमस की बात करें, एसिड, बेस। एसिड की बात करें, लिटमस टर्न करता है रेड, और बेस हो जाए, बेस टर्न करेगा लिटमस को ब्लू में। फिर आता है फिनोल्फथलीन, अगेन एसिड, बेस। एसिड की बात करें तो एसिड में रहेगा कलरलेस, नो कलर चेंज। बेस की बात करें तो पिंक कलर, है ना। तो ये इंडिकेटर याद रखने हैं अपने सारे। क्लियर? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर बाय द प्रोसेस सीविंग, सेडिमेंटेशन, इवेपोरेशन, विनोइंग। बिल्कुल सही, इवेपोरेशन। बहुत इजी क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट है व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पोटाशियम इन कंपाउंड KO2 पोटाशियम सुपर ऑक्साइड। अब देखो हिंट इन्होंने दे दिया कि ये है सुपर ऑक्साइड। तो चलो करो सॉल्व इसको, फिर मैं करूंगी। बताओ मुझे क्या आंसर होगा। सुपर ऑक्साइड है, हमने ऑक्सीजन की जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट की थी -2। अगर आपको याद होगा, ऑक्सीजन की जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2। तो यहाँ लिख दूं, ऑक्सीजन की जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट -2। अगर हो सुपर ऑक्साइड तो उस केस में होती है -12, और अगर हो पर ऑक्साइड तो उस केस में होती है -1, है ना। अगर हो एलिमेंट्री फॉर्म में जैसे O2 तो यहाँ पे हो जाएगी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। O3 ओजोन, यहाँ पे भी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये हम ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने बताई आपको सारी। अब बताओ मुझे आंसर। बात हो रही है क्वेश्चन में सुपर ऑक्साइड की, तो सुपर ऑक्साइड वाली ऑक्सीडेशन स्टेट करनी है आपने पुट। सिर्फ एक आंसर आया, इतना टाइम नहीं लगाना है, ठीक है। KO2 सुपर ऑक्साइड है, तो X प्लस, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ दिख नहीं रहा होगा, ऊपर करते हैं, यहाँ पे करती हूँ मैं। KO2 ऑप्शन 1 ठीक है आपका। तो X प्लस 2 सुपर ऑक्साइड में -12 इक्वल्स टू 0। तो 2 से 2 कटा, X इक्वल्स टू +1। ये आ गई हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ तो चलो लिख दिया है सुपर ऑक्साइड है, अगर नहीं लिखा हो तो कैसे पहचानोगे आप? सोचा किसी ने ऐसा? कैसे पहचानोगे? कैसे पता लगेगा कि ये सुपर ऑक्साइड है या नहीं है? तो यहाँ पे मैं बता रही हूँ, तो उसी क्वेश्चन को यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे हम। ध्यान से देखना इसको और याद रखना, अपने नोट्स में ऐड करते चलना चीजें। देखो जो लिथियम होता है, सोडियम होते हैं, ये दोनों सिंपल ऑक्साइड बनाते हैं। जहां पे आप ऑक्सीजन की जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ लिख रही हूँ मैं, -2 ले सकते हो, ठीक है। ऑक्सीजन की जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट -2 ले सकते हो, जैसे LiO और Na2O। NaO में एग्जिस्ट नहीं करती है सोडियम ऑक्साइड, Na2O फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। Na2O हो सकता है, जैसे पीछे हमें एक फॉर्मूला पूछा था इसी पेपर में, मैग्नीशियम नाइट्राइड, आपसे पूछ लिया जाए सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बताओ, तो Na2O।
तो इन दोनों में आप ऑक्सीजन की जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट -2 पुट करोगे। ये था पहला पॉइंट। दूसरा आ जाता है अब परऑक्साइड। हमें पता है परऑक्साइड H2O2 एक परऑक्साइड है, तो ये जनरल फॉर्मूला रहता है परऑक्साइड का। तो परऑक्साइड आपका सोडियम भी बनाता है Na2O2, ये भी परऑक्साइड है। तो ये क्या बना रहे हैं? परऑक्साइड। क्वेश्चन इन्हीं से पूछा जाता है एग्जाम में। और परऑक्साइड के केस में हमने पढ़ी जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -1 ऑक्सीजन की। और तीसरा पोटाशियम, रुबेडियम, सीजियम, ये तीनों सुपर ऑक्साइड सीजियम CS होता है। तीनों क्या बनाते हैं? सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। अगर आपको ऐसा वाला क्वेश्चन आना होगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, ऑक्साइड, पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, तो जनरली इन्हीं से पूछा जाता है मेनली। ठीक है, ये जो पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड है, आपको ऑक्साइड तो चलो बहुत सारे जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट वाले क्वेश्चन तो हमने बहुत सारे किए हैं, पर जो पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड से क्वेश्चन बनते हैं ना, वो यही बनते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट -1/2 करनी है। अब इनकी देखो कैसे बनेगी। जैसे पोटाशियम ऑक्साइड है तो वो होगा KO2। पहचानना कैसे? अब आपने पोटाशियम है तो अगर पोटाशियम ऑक्साइड है तो वो हमेशा सुपर ऑक्साइड बनाता है, वहां पे ऑक्साइड नहीं बनेंगे, वहां पे परऑक्साइड नहीं बनेंगे। सिमिलरली रुबीडियम है RbO2 और सीजियम है CSO2। ये फॉर्मूले याद रखने, ये सुपर ऑक्साइड्स हैं। चीजें क्लियर हुई? मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ आपको कि जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट तो लिथियम और सोडियम बना रहे हैं, विद फॉर्मूला याद रखना है। पर ऑक्साइड कौन कौन बना रहा है? H2O2, Na2O2। सोडियम ऑक्साइड भी बना रहा है और सुपर ऑक्साइड भी। लिथियम सिर्फ ऑक्साइड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मतलब ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करेगा तो ये LiO बनाएगा। सोडियम दो चीजें कर सकता है, या तो वो ऑक्साइड बना सकता है सिंपल Na2O, या फिर वो परऑक्साइड भी बना सकता है। और सुपर ऑक्साइड आपके पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम बनाते हैं। क्लियर हुआ? अगर आपको मान लो RbO2 होता तो वहां पे आपने ऑक्सीडेशन स्टेट क्या पुट करनी है? अगर आपको क्वेश्चन में RbO2 पूछा जाता है इस तरीके से RbO2 और पूछा जाता कि रुबीडियम के ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन का आप ऑक्सीडेशन नंबर पुट करोगे -1/2 पुट करोगे। क्यों? क्योंकि ये एक सुपर ऑक्साइड है। जरूरी नहीं है लिखा हुआ मिले आपको कि सुपर ऑक्साइड है या पर ऑक्साइड है। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट यहाँ तक? मैंने क्या समझाया आपको, क्लियर हो गया? हाँ, याद रखना है अब इसको, ठीक है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, और अपने नोट्स में ऐड जरूर करना है। जो भी मैंने यहाँ पे लिखवाई हैं चीजें, जरूर ऐड करना इनको, नई चीजें हैं ये सारी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। पीछे हो गए हमारे लास्ट पेज पे सारे। यस। Which of the following oxoanion of chloride do not undergo disproportion reaction? अब यहाँ पे डिसप्रपोर्शन रिएक्शन कौन शो नहीं करेगा? तो इससे पहले डिसप्रपोर्शन रिएक्शन को जान लो होता क्या है। डिसप्रपोर्शन रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जहां पे मान लो एक ही एलिमेंट जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन की ऑक्सीडेशन भी हो रही है, क्लोरीन जो है रिडक्शन भी शो कर रहा है, दोनों चीजें हो रही हैं। जनरली हमने क्या पढ़ा है? जो हमने रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ा था जिसमें हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना या ये पता करना कि ऑक्सीडेशन हो रही है या रिडक्शन हो रही है, हमने क्या पढ़ा था? हमने देखा था एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है, दूसरा रिड्यूस हो रहा है ना? यही पढ़ा है ना हमने। बट देखो डिसप्रपोर्शन रिएक्शन कैसा रिएक्शन है जहां एक ही एलिमेंट की ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है, दोनों चीजें हो रही हैं। डिसप्रपोर्शन रिएक्शन बोलते हैं उसको। अब आ जाओ क्वेश्चन पे वापस। तो पहली ऑप्शन है ClO नेगेटिव, दूसरी है ClO2 नेगेटिव, तीसरी है ClO3 नेगेटिव एंड फोर्थ है ClO4 नेगेटिव। कैसे पता चलेगा अब डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन कौन शो करेगा कौन नहीं शो करेगा? ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के। क्या निकाल के? ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। अच्छे से करेंगे इस क्वेश्चन को ताकि इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए। सबसे पहले पहले की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। क्लोरीन की निकालनी है, मतलब आपने निकालो जल्दी से। ClO नेगेटिव। सबकी निकालते चलो डी ऑप्शन तक, और मुझे लिख के बताना कि ClO नेगेटिव में इतनी ऑक्सीडेशन स्टेट, ClO2 ऑप्शन बी में इतनी, जैसे भी आपको ठीक लग रहा है बताओ जल्दी से।
पहले में 0 बता रहे हो आप? कैसे आ गई 0 पहले में? गलत कर रहे हो क्वेश्चन। गलत क्यों हो रहा है? ClO नेगेटिव है। ऑक्सीजन कितना होगा यहाँ पे? एक सेकेंड। पहला ऑप्शन ClO नेगेटिव क्या हो जाएगा? X प्लस ऑक्सीजन होता है -2 इक्वल्स टू चार्ज यहाँ पे नेगेटिव लगा है ऊपर, तो -1 के बराबर इक्वेट। X इक्वल्स टू -1 + 2 विच इज इक्वल टू +1। पहले की आ गई +1। अभी भी आप गलतियां कर रहे हो। कैसे कर रहे हो आप गलतियां? बहुत ही गलत बात। गलती मत करो, अभी पेपर आने वाला है आपका। ClO ऑक्सीजन की नहीं निकालनी, क्लोरीन की निकालनी है। अच्छा, तभी गलत किया आपने। तब भी आपका गलत आ रहा है आंसर। 0 तो तब भी नहीं आएगा अगर क्लोरीन की भी निकाल रहे हो आप, सॉरी ऑक्सीजन की भी निकाल रहे हो। अभी निकालो ClO2 नेगेटिव, फिर आपके पास है ClO3 नेगेटिव, फिर आपके पास है ClO4 नेगेटिव। निकालो, सबकी निकालनी है। अभी तक आंसर नहीं आया। ClO2 नेगेटिव में निकालो जल्दी से। क्या हो जाएगा? X प्लस 2 -2 इक्वल्स टू -1। X इक्वल्स टू -1, 2 2 जा 4, +3 आ गई। यस, नेक्स्ट की निकालो। ClO3 नेगेटिव में निकालो। 5, चलिए देखते हैं। X प्लस 3 -2 -1 विच इज इक्वल टू -1 प्लस 6 इक्वल्स टू 5 + 5। ठीक है, ClO4 नेगेटिव में निकालो। अब मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रही हूँ, आंसर आपने ठीक दे दिया है 7 + 7। अब ये तो हमने निकाल ली। अब हमें कैसे पता चलेगा डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन शो करेगा ये कि नहीं, कौन सा ऑप्शन करेगा कि नहीं, वो हम देखेंगे। ठीक है, देखो पहले आपको पता होना चाहिए हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन। तो देखो क्लोरीन की बात करें, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन की कमी होती है? मतलब ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास? 7। 287 है ना इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो 7 इलेक्ट्रॉन या तो ये लूज कर सकता है या तो 1 इलेक्ट्रॉन ये गेन कर सकता है, यही है ना। तो ऑक्सीडेशन स्टेट का भी हमें यहीं से पता चल जाता है। क्लोरीन की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +7, इससे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करेगा यहाँ पे ये। इसका मतलब है कि +7 से और ज्यादा +8 में ये जाएगा ही नहीं, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होगा ही नहीं। डिक्रीज हो सकता है, +7 से +6 में जा सकता है, +5 में जा सकता है, +4 में जा सकता है, बट +7 से चांस नहीं है +8 में जाने का। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी +7 है, क्योंकि इससे ज्यादा नहीं जाएगा। मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ClO4 नेगेटिव के केस में नहीं होगा, नॉट पॉसिबल। दैट्स वाई ये सिर्फ रिडक्शन शो कर सकता है। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? ऑक्सीडेशन। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होता है रिडक्शन। तो ClO4 नेगेटिव कैन ओनली अंडरगो रिडक्शन, नॉट ऑक्सीडेशन। यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी ही नहीं। डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन तो वो है जहां पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रही है। अब इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ClO4 नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रोसेस हो रही है, रिडक्शन। बाकी के ऑप्शन +1 +3 +5 है, तो ये पीछे भी जा सकते हैं, आगे भी जा सकते हैं, इनके पास है ऑप्शन +7 तक जा सकते हैं ये। बट ClO4 नेगेटिव तो +7 पे ही है।
ये कहाँ जाएगा और आगे? दैट्स वाई ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन समझ आया, यस और नो? थोड़ा सा लेंथी है क्वेश्चन, बट ये आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि आप पहली बार कर रहे हो। अब अदरवाइज आप देख के ही बता देते, है ना? अब आप ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो देख के बता सकते हो। सीधी निकाली आपने इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट और बता दिया कि क्लोरीन की तो हाईएस्ट यही है, इससे ज्यादा तो जाएगा ही नहीं, है ना? चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Every object in motion is associated with wave character. This statement was given by, किसने दी है? वर्नर हेजनबर्ग, लुइस डी ब्रॉगली, मैक्स प्लैंक, नील बोहर। वेव कैरेक्टर बोला है, किसने बताया वेव कैरेक्टर के बारे में? वर्नर हिजनबर्ग, लुइस डी ब्रॉगली, मैक्स प्लैंक, नील बोहर। बिल्कुल सही, डी ब्रॉगली, लुइस डी ब्रॉगली। हाँ जी, फिजिक्स में भी पढ़ा होगा आपने, है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन द पीरियोडिक टेबल? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाईएस्ट, देखो हाईएस्ट तो यहाँ पे ठीक लिखा है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, इन्हीं की होगी जो आपके ये एलिमेंट है, क्या बोलते हैं इनको, हेलोजन्स की। अब हेलोजन की सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। बाकी लिथियम सीजियम को कर दो कैंसिल क्योंकि इनकी तो लोएस्ट होगी। अब हाईएस्ट है इनकी, तो अब इन दोनों में से भी किसकी ज्यादा होगी? फ्लोरीन और क्लोरीन में। बिल्कुल सही, क्लोरीन की होती है, पढ़ा है हमने क्लास में। क्लोरीन हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शो करता है। याद रखना, फ्लोरीन से ज्यादा। क्यों? क्योंकि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन क्लोरीन में कम है ना? फ्लोरीन तो रिपल्शन है, वहां पे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, एक और इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं कर पाएंगे इजीली, पर क्लोरीन कर सकता है, दैट्स व्हाई। नेक्स्ट, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। कौन सा लॉ है ये? वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल बोला गया है, कौन सा है? गे लुसैक लॉ, अवोगाद्रो लॉ, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, फैराडे लॉ। बिल्कुल सही, अवोगाद्रो लॉ। सारे लॉस करवाए हैं आपको, तो इनको अच्छे से पढ़ना है आपने। इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, देखो। और कल के ही पेपर में हमने देखा था, वहां पे चार्ल्स लॉ से क्वेश्चन आया था और वो पूरा न्यूमेरिकल था। तो जैसे मैंने आपको करवाए हैं चीजें, उनको जरूर पढ़ना है आपने। रिवाइज करते चलो अब चीजों को। नेक्स्ट पे आ जाओ। A solution is prepared by dissolving 4.0 gram of NaOH in enough water to form 250 milliliter of solution. The molality of solution will be। एग्जैक्ट क्वेश्चन रिपीट हुआ है, कल की ही क्लास में आई थिंक हमने मोलैरिटी वाला क्वेश्चन किया था और सेम वही क्वेश्चन आज आ गया है। करो सॉल्व, कल वाला ही क्वेश्चन है ये। क्या बोला गया है? सबसे पहले तो मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी पूछी गई है। फॉर्मूला बताओ जल्दी से। नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो सबसे पहले हमें चाहिए नंबर ऑफ मोल। NaOH में नंबर ऑफ मोल निकालो। क्या होता है नंबर ऑफ मोल? गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास है 4.0 ग्राम और मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH कितना हो जाएगा? बताओ जल्दी, कितना होगा? फाइनल आंसर बताओ। कल भी तो सेम क्वेश्चन किया है हमने, अब तो आपको टिप्स पे होने चाहिए क्वेश्चन, और ये वाला क्वेश्चन तो जरूर करना। मॉलिक्यूलर मास है 40, कितना आ जाएगा? 1/10 कट करके, 4 10 40, 1/10। नंबर ऑफ मोल मिल गए हमें यहाँ पे। अब वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम दिया है 250 मिलीलीटर, पर हमें तो लीटर में चाहिए वॉल्यूम। कर दो कन्वर्ट इसको लीटर में, 250 डिवाइडेड बाय 1000, ये आ गया लीटर में। अब कर दो फाइनल फॉर्मूला में वैल्यू पुट। एन इक्वल्स मोलैरिटी इक्वल्स टू 1/10 हमारे नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय 250 डिवाइडेड बाय 1000। करो इसको सॉल्व। 1/10 मल्टीप्लाइड बाय 250 और ऊपर 1000। 25 1 जा 25, 25 4, कितना आ जाएगा? 0.4 मोलर। कौन सा आंसर? ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। हाँ जी, ऑप्शन बी, 0.4 मोलर। हाँ जी, कैलकुलेशन फास्ट करो अपनी, ठीक है? ये तो बहुत ही बेसिक था, कल भी किया था हमने क्लास में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कॉन्जुगेट एसिड फॉर ब्रोंस्टेड बेस NH2 नेगेटिव इज। किया है ना कॉन्जुगेट एसिड बेस भी हमने, बताओ। आपको पूछा गया है कॉन्जुगेट एसिड,
बताइए कॉन्जुगेट एसिड किसके लिए? NH2 नेगेटिव के लिए। तो क्या हो जाता है, अगर एसिड बनाना हो क्या हो जाता है? ऑप्शन बी NH पॉजिटिव 4। अच्छा NH4 पॉजिटिव। कैसे ऑप्शन बी कर दिया आपने आंसर? गलत आंसर आ रहा है आपका। देख लो अभी भी गलत कर रहे हो आप। देखो कॉन्जुगेट एसिड सॉरी एसिड से अगर हमें कॉन्जुगेट बेस बनाना हो या फिर बेस से हमें कॉन्जुगेट एसिड बनाना हो, है ना? बेस बनाना हो, जब बेस बनता है तो हम एक हाइड्रोजन लेस कर देते हैं। क्या कर देते हैं? वन लेस हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन लेस कर देना है। और जब एसिड बनता है तो वन हाइड्रोजन ऐड कर देना, वन मोर हाइड्रोजन। हमें पूछा गया है कॉन्जुगेट एसिड NH2 पॉजिटिव नेगेटिव के लिए, NH2 नेगेटिव, इसके लिए हमें बताना है कॉन्जुगेट एसिड। तो क्या हो जाएगा, जब एसिड बनता है वन मोर H पॉजिटिव, मतलब एक और ऐड कर दो हाइड्रोजन, तो NH3 बन जाएगा। अब ऐड किया है तो एक पॉजिटिव चार्ज भी ऐड करना है, ऐड कर देना है पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पे ऐड करेंगे आप नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज जब ऐड करेंगे तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव था पहले से, हम पॉजिटिव और ऐड कर देंगे तो ये हो गया कैंसल। हमारे पास सिंपल आंसर आ गया NH3। क्वेश्चन क्लियर, यस और नो? ऑप्शन ए, हाँ जी। किसी ने किया था ऑप्शन ए भी आंसर? यस, ए आंसर भी आया है। तो ध्यान रखो आप चीजों का, अभी भी गलती कर रहे हो आप। यहाँ तक चीजें क्लियर, याद कर रखना है कॉन्जुगेट एसिड बेस का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, द एटम फॉस्फोरस, चलिए यहाँ लिख देती हूँ, फॉस्फोरस 31 15 है और सल्फर 16 32 है, कैन बी रिलेटेड टू ईच अदर। क्या है ये? आइसोटोप, आइसोटोन, आइसोबार, आइसोमर। तो देखो आइसोटोप तो नहीं होंगे, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। आइसोबार भी नहीं होंगे, मास नंबर डिफरेंट है। तो आइसोटोन के ऑप्शन है, या फिर आइसोमर। आइसोमर भी नहीं है, आइसोमर तो होंगे ही नहीं ये। तो बचता है सिर्फ एक ऑप्शन, आइसोटोन। 31 माइनस 15, 32 माइनस 16 करो, 16 आंसर आएगा। तो आइसोटोन कैसे निकालते हैं? आइसोटोन कैसे पता चलता है आइसोटोन है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सिमिलर होने चाहिए। क्या होने चाहिए सिमिलर? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होने चाहिए। और वो निकलते कैसे हैं? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, वो होते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर। नेक्स्ट है विच नॉन मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। देखो कितना रिपीट होता है ये क्वेश्चन, तो करो आंसर। विच नॉन मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? ऑप्शन बी ब्रोमीन। नेक्स्ट है इन ऑर्डर टू रिमूव गैंग पार्टिकल फ्रॉम पाउडर सल्फाइड ओर ड्यूरिंग कंसंट्रेशन ऑफ ओर, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस जनरली यूज्ड? मैग्नेटिक सेपरेशन, लीचिंग, लेविगेशन, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। बिल्कुल सही, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। हाँ जी। नेक्स्ट आ जाइए। व्हेन कॉपर वेसल इज एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर, कोई कॉपर वेसल है, चलिए रिएक्शन लिखते चलेंगे। कॉपर वेसल मॉइस्ट एयर के साथ जब रिएक्ट करेगी, इट एक्वायर ग्रीन कोटिंग, तो कलर हो गया ग्रीन। द ग्रीन कलर कोटिंग इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ विच कंपाउंड? बताइए किस कंपाउंड की वजह से होता है? करवाया है ना रिएक्शन। सबसे पहले तो मॉइस्ट एयर में क्या क्या आ जाएगा? CO2 प्लस H2O प्लस आपका ऑक्सीजन, ये है मॉइस्ट एयर। और जो यहाँ प्रोडक्ट बनेगा, बताइए जल्दी से आंसर। क्या प्रोडक्ट बनेगा कॉपर जब आपका मॉइस्ट एयर के साथ रिएक्ट करता है? ऑप्शन पढ़ो जल्दी से और आंसर करो। काफी बार रिपीट कर चुकी हूँ मैं इस क्वेश्चन को, अभी तक आंसर आ जाना चाहिए था आपका।
ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन ए क्या बन जाता है? CuOH ट्वाइस प्लस CuCO3। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। बिलो मेंशन्ड एलिमेंट बिलोंग टू थर्ड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल, विच एलिमेंट विल हैव लार्जेस्ट एटॉमिक साइज? पीरियड्स में एटॉमिक साइज क्या करता है? पीरियड्स में एटॉमिक साइज क्या करता है? डिक्रीज करता है। क्या करता है? डिक्रीज करता है। अब आपको इनकी जगह पता होनी चाहिए। तो देखो, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, क्लोरीन। क्लोरीन तो सबसे लास्ट में आ जाएगा, ग्रुप 17 का मेंबर है। फिर आ जाएगा आपका अल्यूमिनियम, यहाँ कहाँ? यहाँ कहीं, मतलब ग्रुप 13 का मेंबर है ये। सोडियम बचा और मैग्नीशियम। सोडियम आपका ग्रुप 1, मैग्नीशियम आपका ग्रुप 2। यही होती है ना अरेंजमेंट। हमें पूछा गया है लार्जेस्ट एटॉमिक साइज किसका होगा? बिल्कुल सही, ऑप्शन सी, सोडियम का। सबसे पहले तो यही आ रहा है। पीरियोडिक टेबल याद करना है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ब्रॉन्ज इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन, कॉपर एंड जिंक, जिंक एंड निकल, नन ऑफ अबव। बताओ। बिल्कुल सही, कॉपर एंड टिन। नेक्स्ट है, द डिकम्पोजिशन ऑफ हायर एल्केन ऑन हीटिंग टू हाई सॉरी the decomposition of higher alkane on heating to higher temperature into smaller fragment। देखो, समझ लो इस क्वेश्चन को। जब आपके हायर एल्केन्स टूटते हैं स्मॉलर फ्रेगमेंट, मतलब लोअर एल्केन में, उस प्रोसेस को बोला जाता है पायरोलिसिस। यहाँ हो रही है डीकम्पोजिशन, टूट रहे हैं वो। डीकम्पोजिशन हो रही है, यहाँ पे क्या हो रही है? डीकम्पोजिशन हो रही है, और इस प्रोसेस को बोला जाता है पायरोलिसिस। तो आपने ध्यान रखना है, जब भी हायर एल्केन से लोअर एल्केन बनते हैं तो उस प्रोसेस को बोला जाता है पायरोलिसिस। क्या बोला जाता है? पायरोलिसिस बोला जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट पे चलेंगे। इन अ गिवन केमिकल रिएक्शन आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये तो आपको आता ही होगा, काफी अच्छे से हमने रिडॉक्स चैप्टर पढ़ा था। आपके पास है 2Na H2 है, और ये बना रहे हैं 2NaH। कौन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे? बताओ। हमसे पूछा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? भूल गए हो? करवा दूं? ध्यान से देखो, NaH आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड मतलब Na पॉजिटिव H नेगेटिव, Na पॉजिटिव H नेगेटिव, आयनिक कंपाउंड बन रहा है। अब देखो, सोडियम गया Na से Na पॉजिटिव स्टेट में, न्यूट्रल स्टेट से गया ये, इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया इंक्रीज। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। यहाँ पे कौन सी प्रोसेस हो रही है? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? ये तो बता दो अब। अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है तो ऑक्सीडेशन होती है या रिडक्शन होती है? बताओ। यस, यहाँ पे हो रही है ऑक्सीडेशन। अब H2 पे आ जाओ। ये भी न्यूट्रल से गया H नेगेटिव स्टेट में, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कर रहा है डिक्रीज, और ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करने का मतलब है यहाँ पे हो रही है रिडक्शन। और मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि ज्यादा नहीं सोचना है, उल्टा पुल्टा ही याद रखना है कि जहां पे हो रही है ऑक्सीडेशन वहां पे प्रेजेंट है आपका रिड्यूसिंग एजेंट, और जहां पे हो रही है रिडक्शन वहां पे प्रेजेंट है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उल्टा पुल्टा ट्रिक टू रिमेम्बर। क्या आंसर हो जाएगा? कौन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? ऑप्शन बी, हाइड्रोजन गैस। याद आ गया? ऑक्सीडेशन रिडक्शन याद रखो चीजें। अब भूलने की ऑप्शन नहीं है आपके पास। ठीक है, रिवाइज करते चलो, हर चीज बनाए हैं ना नोट्स? जहां तक मुझे लगता है आप डेली आते हो क्लास में और आपने नोट्स बनाए हुए हैं, क्योंकि मैंने पहले भी पूछा था आपको, बनाए हैं ना नोट्स सभी ने? नहीं भी बनाए हैं तो भी क्या इशू है, पीडीएफ तो आपके पास अवेलेबल है सारी। अपने नोट्स पढ़ो, डेली पढ़ो उनको, बहुत टाइम नहीं लगता है अपने नोट्स पढ़ने में। ओके, कर देंगे सेंड ये वाली वीडियो आपको भी।
150th लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का, बहुत लेंथी पेपर था ना, थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन किया मैंने तब शायद ज्यादा टाइम लग गया इसको। चलिए कोई बात नहीं, लास्ट क्वेश्चन रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज टॉक्सिक इन नेचर इफ इनहेल्ड इन एक्सेस एंड हैज रॉटन एग लाइक स्मेल। देखो हर क्वेश्चन में इन्होंने हिंट दे दिया है। रॉटन एग लाइक स्मेल किसकी होती है? सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। डायरेक्ट ऐसा भी पूछा जा सकता है कि रॉटन एग लाइक स्मेल किसकी होती है? ऑप्शन बी क्यों आंसर कर रहे हो आप? यस, ऑप्शन सी, हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड याद करो, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो इसी के साथ PYQ 2024 जून का होता है हमारा कंप्लीट। अच्छे से पढ़ना, इसमें देखो मैंने बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा पॉइंट्स करवाए हैं, तो क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं पता चलेगा आपको उन एक्स्ट्रा पॉइंट से। और कॉन्जुगेट एसिड बेस अच्छे से पढ़ो, वो भी आप भूल चुके हो। ये ऑक्सीडेशन वाला टॉपिक अच्छे से पढ़ो। और क्या क्या टॉपिक देखे, ये पाइरोलिसिस तो डायरेक्ट डेफिनेशन है, हो सकता है आपको ऐसे आ जाए कोई हाइयर एल्केन गिवन हो आपको, और रिएक्शन में उसकी डिकम्पोजिशन हो रही है इनटू स्मॉलर एल्केन, लोअर एल्केन। एल्केन याद रखना, एल्केन, तो उस प्रोसेस को पाइरोलिसिस बोलते हैं, ठीक है। बाकी इस पेज पे, चलो ये तो आपने पढ़ी है चीजें, रिवीजन की जरूरत है आपको बस। ये कॉन्जुगेट एसिड बेस एक बार फिर से पढ़ना आप इस टॉपिक को। न्यूमेरिकल तो मोलैरिटी वगैरह के आपको आते ही हैं, मोलैरिटी नॉर्मेलिटी। डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन याद रखना, वही होता है डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन जहां पे एक ही जो आपके पास जैसे क्लोरीन है मान लो, या यहाँ पे एल्यूमिनियम होता, या यहाँ पे कोई और होता, मैग्नीशियम होता, मतलब वही जो है उसी की ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है, ठीक है। तो वो डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन। और ये ऑक्साइड पर ऑक्साइड सुपर ऑक्साइड कौन कौन बनाते हैं? लिथियम सोडियम आपके ऑक्साइड बनाते हैं। H2O2 सोडियम ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड एंड सोडियम पर ऑक्साइड है ये। और फिर आपका सुपर ऑक्साइड कौन कौन बनाता है? पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम। ये नए क्वेश्चन है, पूछे जा सकते हैं। बाकी इंडिकेटर आपको पता है, ऑक्सीडेशन स्टेट हमने की हुई है। फिर यहाँ पे ये न्यूमेरिकल आपको हो सकता है टफ लगे, बट ये वही है जो हम ऑलरेडी करते आ रहे हैं, बस यहाँ पे आयन ऐड कर दिया था, वही चीज एक्स्ट्रा की हमने, बाकी हमने पुराना ही कॉन्सेप्ट लगाया है पूरा यहाँ पे। बाकी तो चलिए आपको आते ही हैं। ये एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज़रूर पढ़नी है आपने। और ये यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू याद रखना, इन कैलकुलेशन में पढ़ने की आपको नीड नहीं है। ये कैलकुलेशन मैंने सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बताई। आपका काम है डायरेक्ट वैल्यू याद रखना, ठीक है। फिर बात करेंगे हमारे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो आज का था, कि KMnO4 की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन हो रही है अल्कोहल की, तो अब मिलता है हमें कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसको बेयर रिएजेंट बोला जाता है। फॉर्मूला पूछा जा सकता है, बेयर रिएजेंट का फॉर्मूला बताओ। अभी पिछला पेपर या उससे पिछला पेपर था जिसमें तीन तीन रिएजेंट पूछ लिए थे, हिजनबर्ग रिएजेंट था, और कौन कौन से थे, मतलब एक ही पेज पे आपको 3 क्वेश्चन मिल गए थे वैसे फॉर्मूला वाले। मार्शल एसिड हो गया, फॉर्मूला जरूर पढ़ें। तो इतना ही करेंगे आज की क्लास में, और जितना भी किया है आज पेपर, इसको एक बार फिर से पढ़ना, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही करेंगे, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।